गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ठीक हो सभी? हाँ, तो अपने स्टार्ट करते हैं। कल अपने रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था। रेसिप्रोकल लेवलिंग में दो तरीके से आया था। एक तो जब रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं पड़े तो आप क्या करोगे, बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग को की डिस्टेंस को आप बैलेंस कर दो, ठीक है ना, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हो, व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज पॉसिबल टू एस्टैब्लिश एट द सेंटर बिटवीन टू स्टाफ स्टेशन। अच्छा, हाँ बिल्कुल, रीजन। हाँ, अब अपने आगे की तरफ फिर दोबारा अपने क्या हुआ, रेसिप्रोकर करने की जरूरत पड़ी जब पॉसिबल नहीं होगा दोनों स्टाफ स्टेशन के बीच में इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए। रिवर के जब रिवर ऑब्स्टेकल करता है तब ऐसा पॉसिबल होगा कि यहां पर इंस्ट्रूमेंट से रेसिप्रोकल की जाए, ठीक है ना। ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ अपने काम करना होगा, जिससे पहली दो रीडिंग होगी ए से बी की तरफ, उनको एच ए एच बी कहा है, उनका डिफरेंस हो जाएगा एच ए माइनस एच बी। वैसे ही बी टू ए में दोबारा से रीडिंग मिलेगी जिनको हम कहेंगे एच डैश ए एच डैश बी, और उनका डिफरेंस। अब दोनों के डिफरेंस को एवरेज लेके 2 पॉइंट का लेवल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर रीजन चल रहा था, रीजन फॉर एरर ई। इस ई एरर का जो रीजन है वो अपने 3 रीजन थे। पहला, लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अगर इंस्ट्रूमेंट अपना ठीक होगा तो हम कहेंगे कि ये एरर है ही नहीं है, ठीक है। दूसरा एरर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कर्वेचर इफेक्ट, ये नेचुरल है। और तीसरा होगा रिफ्रैक्शन इफेक्ट। ये दोनों क्या है, नेचुरल इफेक्ट है, नेचुरल एरर पैदा करेंगे। तो इन तीनों एरर के कारण कंबाइंड एरर ई को खत्म करने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्या कह दो, सेंटर पर इंस्ट्रूमेंट लगाओ, इसको ऐसे कहोगे बैक साइड और फोर साइड जो रीडिंग के लिए स्टाफ डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, तो हमारा पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता है तो रेसिप्रोकल लेवलिंग करो तो ये एरर खत्म हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली खत्म होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल पोज हो गया। तो यहां पर कहेंगे एरर विल बी, एरर ई will be completely eliminated by balancing foresight and backside staff distance। यहां पर दूसरा, when it is not possible to establish instrument at center between two staff station, then error E will be
कंप्लीटली एलिमिनेट बाई रेसिप्रोकल लेवलिंग। ये दो कंक्लूजन आए हैं अपने, और फॉर्मूला बताऊंगा यहां पे रेसिप्रोकल लेवलिंग का। ये नोट करना है क्या? नोट कर लो। कल इसको हमने क्या किया था? प्रूव किया था, और अब इसको नोट कर लो। पैरेलैक्स एरर अभी बताएंगे। पैरेलैक्स एरर अपने उसमें आएगा, फोकसिंग में आएगा। टेम्परेरी एडजस्टमेंट से सही करेंगे पैरेलैक्स एरर को। टेम्परेरी एडजस्टमेंट बताऊंगा तो आएगा पैरेलैक्स एरर, फोकसिंग में बता दूंगा। ई एरर होगा, वही एरर को ई बोला है तो वो आपके खत्म हो जाएगा। दोनों ही अलग अलग केस में मेथड है, दोनों अलग अलग केस में। क्या हुआ? दोनों अलग अलग केस में होता है। रेसिप्रोकल की जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक नहीं करते। दोनों अलग अलग केस है। अब रेसिप्रोकल के लिए अपने यहां पर देखते हैं। लेवल डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशन इन रेसिप्रोकल लेवलिंग। एक फॉर्मूला हमने किया था, और वो फॉर्मूला था कैपिटल एच के लिए प्लस माइनस एच ए माइनस एच बी। प्रूव किया था ये एच डैश ए माइनस एच डैश बी डिवाइड बाई, मतलब इसका एवरेज लेना था। ये हमने कल प्रूव किया था। अब यहां पर अपने ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लस किसके लिए? प्लस वैन जो आपका जो सामने वाला स्टेशन है बी, इसको आप बी बोल रहे हो, बी को कहूंगा, वो अपने राइज में है। प्लस मैं सीधा भी लिख सकता हूं प्लस राइज के लिए, और माइनस है वो फॉल के लिए। ठीक है ना? मैं सीधा लिख देता हूं, ए और बी अपवर्ड डाउनवर्ड है वो तो बता दिया, या सीधा वही तरीका से लिख दूं। ये बात तो लिख दी थी, बी अपवर्ड है और माइनस का मतलब है ए अपवर्ड है। राइज लिख देता हूं डायरेक्टली, राइज। बी है फॉल, उसी चीज को कनेक्ट करो, राइज फॉल को। और आर एल एट बी स्टेशन, अगर मैं सामने वाले को बी बोल रहा हूं तो वो हो जाएगा आर एल एट ए प्लस माइनस एच। हाँ, ये दोनों के लास्ट में कंक्लूजन था। ठीक है ना? और ये मैंने कंक्लूजन शायद करवाया था। ठीक है ना? बिल्कुल। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल में अपने सबसे पहले बात आती है कैसे इनको हटाया जाए एरर को। तो हटाने के लिए तीनों कारणों है ना, उन पे डिस्कस करना पड़ेगा। पहला कारण है इंस्ट्रूमेंट है उसमें फॉल्ट है, जिसके कारण लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर आ रहा है। इसको हटाने का एक ही जरिया है कि इंस्ट्रूमेंट सही होना चाहिए। ठीक है ना? अब बची यहां पर नेचुरल एरर, जिसको बोलते हैं कर्वेचर की एरर और रिफ्रैक्शन की एरर। इनको कैलकुलेशन से सही करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल अलग अलग अगर कैलकुलेट करना है तो। ठीक है ना? क्योंकि यहां पे अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत आपके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? या स्टाफ रीडिंग को सही करने की जरूरत जहां पे पड़े वहां पे जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? हाँ, वैसे तो यहां पर लेवल डिफरेंस तो आ जाएगा, लेकिन लेवल डिफरेंस सही आना, यहां पे लेवल डिफरेंस एस तो सही आ जाएगा, लेकिन कई बार यहां पर स्टाफ रीडिंग को करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पर अपने को रूल लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। क्या है?
सर लेवलिंग थियोडोलाइट से मेजर करते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, लेवलिंग थियोडोलाइट से नहीं, लेवलिंग डंपी लेवल से करते हैं, ठीक है। हाँ रेसिप्रोकल कौन से एरर सेम रहेंगे? ई एरर, एरर सेम डिस्टेंस के लिए सेम होता है। अब रेसिप्रोकल वर्ड इसमें कुछ नहीं आता, एरर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है, सेम डिस्टेंस के लिए सेम होगा। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आपको स्टाफ रीडिंग दे रखी है। यहां पर आपको स्टाफ रीडिंग दे रखी है 1.200, 1.500, यहां पे दे दिया 1.800 और यहां पर दे दिया 2.200। ये अपने पास स्टाफ रीडिंग दे रखी है मीटर में। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट कई चीजें पूछी जा सकती है। नंबर 1, लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है, विच स्टेशन एट हायर लेवल। ए का लेवल ज्यादा है या बी का लेवल ज्यादा है। तीसरा, 3 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, RL at B when reduced level at A was 120.00 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं आपके? ये रेसिप्रोकल लेवलिंग का सवाल है, इसमें लिखा भी होगा, नहीं तो आप समझ सकते हो। फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग रिलेटेड टू रेसिप्रोकल लेवलिंग। बिल्कुल, तो यहां पर अपने इनको सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन अपने लेवल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो हमें फॉर्मूला है एच ए और एच बी के रिलेटेड। तो हमें ए के जब नियर इंस्ट्रूमेंट है तब ये दोनों स्टाफ रीडिंग पढ़ी गई है, इन स्टाफ रीडिंग का नाम एच ए एच बी होगा। जब लेवल इंस्ट्रूमेंट बी के नियर होगा तब ये दोनों रीडिंग पढ़ी गई, इनका यहां पर हो जाएगा एच डैश ए एच डैश बी। तो यहां पर एच ए माइनस एच बी एच डैश ए माइनस एच डैश बी डिवाइड बाई 2, ये आपके पास एच आ जाएगा। रख देता हूं वैल्यू में इनमें, .800 और 2.200। तो यहां पर ये कैलकुलेशन आप करो, बताओ मेरे को एच क्या आया है। एच आपके पास आया है 0.35, हाँ 0.35 माइनस का 0.350 मीटर, यह आया है। एवरेज डिफरेंस आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो यहां पर 0.3 का है और यहां पर 0.4 का है,
0.35 एवरेज हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर रीडिंग बढ़ रही है, इसका मतलब माइनस हुआ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन कर सकते हो। लेवल डिफरेंस को एवरेज करना है। तो यहां पर आपका फर्स्ट आंसर हो गया क्या? फर्स्ट आंसर हो गया -0.35 मीटर। दूसरा आंसर हो गया कौन सा हायर लेवल है, तो आपको बताना है ए हायर लेवल पे है। तीसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर अपने को देना है, तो आरएल ए के आरएल में प्लस माइनस कर देंगे एच। जैसे यहां पर आपका फॉर्मूला है आरएल एट ए प्लस माइनस एच, तो यहां पर आरएल एट ए प्लस माइनस एच हमारा हो गया 120 माइनस 0.35, 119.65। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग से 3 बातें हैं ये, क्या ये क्लियर हो गई? नोट करना है, नोट कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा मैं आपको। प्लस माइनस का समझ में नहीं आता, कैलकुलेटर से करो, प्लस अपने आप आ जाएगा या माइनस अपने आप आ जाएगा। भाई कैलकुलेटर अपने आप बताएगा प्लस कहां है माइनस कहां है। देख लो आप, माइनस का 0.3, माइनस का 0.4, माइनस का 0.7 हो गया, माइनस का 0.7 डिवाइड बाई 2। कहां प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलेटर बताएगा, वो समझना ही नहीं अपने को, ठीक है। हाँ, अब ए क्यों आया? कल आए थे क्या आप? कल आए थे तो ध्यान रहोगे। ए का मतलब यहां पर प्लस आया, इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है बी, उसका लेवल ज्यादा है, और माइनस आया तो नेक्स्ट पॉइंट बी है, उसका लेवल कम है, तो ज्यादा हो गया ए, सीधी सी बात है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूं आपको, एक और क्वेश्चन दूं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं यहां पर नेक्स्ट चल रहा हूं और क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए। कैलकुलेट यही चीजें करनी है जो आपको 3 चीजें पहले। नंबर 1, लेवल डिफरेंस बिटवीन ए बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेशन एट हायर लेवल। आंसर आ जाना चाहिए अब तक। RL at B when reduced level at A was 120.00 मीटर। वही चीजें हैं, जल्दी से आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आ गए। अब इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में आपसे, बहुत आसान सी बात है। यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर कितना है? 0.25। बहुत ही बढ़िया जवाब। पहले का आंसर 0.15।
0.25, 0.15 दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं जी। ठीक है, जो गलती कर रहे हैं वो ध्यान से देखो भाई। देखो अब की बार मैंने थोड़ी चीटिंग कर दी। चीटिंग ये कर दी कि इंस्ट्रूमेंट वाला जो है ना उसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ए के नजदीक है तो ये दोनों रीडिंग ये हो जाएगी। अब आप इस चीज को समझ लेना, ठीक है ना। स्टाफ रीडिंग एच बी हो जाएगा, एच डैश ए एच डैश बी, ठीक है ना। लिखने का तरीका रो और कॉलम को चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस सीधा सा देख लेना, ठीक है। यहां पर अपने पास हो जाएगा 2.5 माइनस 2.3 और प्लस 2.2 माइनस 2.1 डिवाइड बाई 2, तो ये अपने h आ गया। h अपने पास यहां तो 0.2 आ रहा है और यहां पे 0.1 आ रहा है। 0.2 और 0.1 अपने पास हो गया 0.3 और 0.3 डिवाइड बाई 2, तो प्लस का 0.15 मीटर आया है। हाँ, जिन्होंने 0.25 किया है वो देख लो गलती हो रही है, कहां पे हो रही है। हाँ, ध्यान करना कोई गलती ना हो जाए। दूसरे का जो आंसर है वो अपने पास हो गया प्लस का मतलब प्लस आया है यहां पर, प्लस का मतलब आपका बी स्टेशन है वो हायर लेवल पे है। तीसरा आंसर आपका बी का आरएल 120 प्लस माइनस एच है, 120 प्लस 0.15 आंसर आ गया 120.15। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये टेबल फॉर्मेट में पलट के दे सकता है, ठीक है ना। हाँ, आगे चलें। थर्ड स्लाइड लो जी, थर्ड स्लाइड। नोट कर लिया, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया डन ना डन। तो नेक्स्ट अपने रेसिप्रोकल लेवलिंग में अपने इस टाइप से है। अब यहां पर नेक्स्ट है, अब आपको लेवल डिफरेंस है वो एक तरीके से कैलकुलेट करना आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने लेवलिंग का नेक्स्ट टाइप आता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग में कितने क्वेश्चन बनते हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग किस ऑब्स्टकल के लिए की जाती है, रिवर ऑब्स्टकल के लिए। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आता है कि एरर है वो कंप्लीटली एलिमिनेट होती है या कोई पार्शियली एलिमिनेट होती है। तो इसका सीधा सा जवाब है एरर है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है, पूरी रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। तीसरा इसका न्यूमेरिकल है। तीन बातों का ध्यान रखना, तीन ही बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अपने हाँ इनडायरेक्ट लेवलिंग आता है, हाँ एक प्रिसाइज लेवलिंग आता है। 6 नंबर है क्या। अब इसमें कोई हाँ इनडायरेक्ट लेवलिंग पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। प्रिसाइज लेवलिंग का जो प्रिंसिपल है वो पहले की तरह है, जितनी भी लेवलिंग की है वही है। एक तरीका राइज एंड फॉल मेथड या एचआई मेथड लगाएंगे, लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट है वो अपने हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करें। कहने का मतलब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज लेंगे, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा उतनी ही ज्यादा अपने यहां पर क्या होगा कि लेवलिंग में एरर है वो कम होगा। अब इसमें एक परमिसिबल एरर होता है जिसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस सी रूट के। परमिसिबल एरर होता है इसके अंदर एक, ठीक है ना। कितना होगा, वैसे तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है ये, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला आएगा सी रूट के, जहां पर सी होता है इसका एक कांस्टेंट होता है किस टाइप की लेवलिंग कर रहे हो आप, ठीक है ना। रफ वाली लेवलिंग कर रहे हो, प्रिसाइज लेवलिंग कर रहे हो या नॉर्मल ऑर्डिनरी लेवलिंग कर रहे हो।
के जहां पर डिस्टेंस होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कितने किलोमीटर पर है, ठीक है। हाँ थोड़ी सी आप, हाँ प्रिसाइज लेवलिंग, तो यहां पर इसके लिए मैं एक लाइन लिखा दूंगा आपको, काफी है प्रिसाइज लेवलिंग के लिए, लिख लो, और उसके 3 डेटा लिखा दूंगा मैं। हाँ सी रूट के वाला लिखा देता हूं ताकि आपके यहां पर कोई दिक्कत ना आए। हाँ लिखो, लिखो इसमें, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग, बोल दूं क्या? दिस इज द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग इन विच precise instrument are used. In which precise instrument are used. In principle, there is no difference between ordinary leveling and precise leveling. वही तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, ताकि एरर है वो मिनिमम से मिनिमम भी आए, ठीक है। हाँ नो लिखा है वो, इनडायरेक्ट अभी आएगा भाई, इनडायरेक्ट अभी आएगा। अब इसके अंदर मैं लिखवा देता हूं आपको कि परमिसिबल एरर है वो क्या रहेगा। कैपिटल ई बोलूंगा मैं परमिसिबल एरर को, प्लस माइनस सी रूट के, एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, प्लस माइनस, हाँ लिख रहे हो ना साथ साथ, लिख लो, ठीक है। अब यहां पर के इन किलोमीटर में होगा, डिस्टेंस इन किलोमीटर, सी होता है एक कांस्टेंट होता है, ई है वो परमिसिबल एरर हो गया, नोट कर लो। अब यहां पर सी की अलग अलग वैल्यू है वो लिखा देता हूं। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, जैसे अपने सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीएम, ठीक है ना, हाँ टोटल स्टेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स थियोडोलाइट हो गया, ठीक है, ऑटो लेवल हो गया, तो ये आपके अभी वाले जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। लेवलिंग में ऑटो लेवल हो गया, डंपी लेवल से ज्यादा प्रिसाइज, तो डिपेंड करता है हम किस एक्यूरेसी पर जा रहे हैं, ठीक है। हाँ अब यहां पर अलग अलग लिख लेते हैं, सी कांस्टेंट फॉर C constant for rough leveling, C बराबर 100 for rough leveling, C बराबर 12 for ordinary leveling, और C बराबर 4 फॉर प्रिसाइज लेवलिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है,
इसमें ऑप्शन में दे रखा था 4 रूट के, ऐसे कुछ दे रखा था, प्लस माइनस 4 रूट के। एक इंपॉर्टेंट है ये वाला आया हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, इसमें ऑटो लेवल यूज करते हैं। तो यहां पर अपने एक क्वेश्चन आए हुए हैं कि प्रिसाइज लेवलिंग के अंदर आपके पास जो परमिसिबल एरर है वो कितना होता है। तो आपको सीधा सा बताना है, प्रिसाइज लेवलिंग के अंदर आपने क्या होगा, 4 रूट के प्लस माइनस के, जहां पर किलोमीटर में डिस्टेंस है। ठीक है, नोट करें नोट करें। और फिर इनडायरेक्ट लेवलिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे डिजाइन है कि ई की वैल्यू एमएम में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एरर बहुत ही कम होती है, इसलिए एमएम में डिजाइन किया इसको। पहले से प्रिसाइज हो गया ना। नोट करें और नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, इनडायरेक्ट लेवलिंग। इनडायरेक्ट लेवलिंग, अरे मैं तो किसी और को दे दूंगा स्टूडियो। हाँ, ये मैक्सिमम परमिसिबल है ये, ठीक है ना, परमिसिबल। इससे ज्यादा होता है वो प्रिसाइज नहीं होगा, ठीक है। इसी से अपने मैक्सिमम पूछ सकते हैं, मैक्सिमम ही परमिसिबल है, मैक्सिमम ही परमिसिबल होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट आगे की तरफ चलूं क्या, हेडिंग लगाएं। हाँ जी, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ अपने नेक्स्ट वाले, इनडायरेक्ट लेवलिंग। दूसरी हेडिंग आती है इनडायरेक्ट लेवलिंग का फर्स्ट पार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। अब इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेशन ऐसे होगी कि यहां पर हाइट जो मेजर करके और हम उस हाइट को आरएल में प्लस माइनस करते हैं, है ना, तब हमें नेक्स्ट पॉइंट का आरएल आ जाता है, यही तो होता है। लेकिन वो जो हाइट है पहले हम मेजर कर रहे थे, स्टाफ से मेजर कर रहे थे, लेकिन इसमें स्टाफ से मेजर नहीं करेंगे, मतलब करेंगे तो स्टाफ से, लेकिन यहां पर एक अलग भी कैलकुलेशन चलती रहेगी जिसमें स्टाफ के अलावा भी, ठीक है ना। जैसे यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि एक जियो का टावर है और उस पे ऊपर ही ऊपर टॉप पॉइंट है, उसकी बॉटम से लेकर हाइट को बताओ आपको, या उस टॉप पॉइंट का आरएल बताओ आप, रिड्यूस लेवल, तो आप उसकी हाइट को प्लस कर दोगे। लेकिन ये हाइट क्या आपने स्टाफ से मेजर की है? नहीं की ना। हाँ, तो यहां पर इस तरीके से हाइट को इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना, स्टाफ के अलावा भी। तो इनडायरेक्ट लेवलिंग ऐसे हो जाती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में वही एग्जांपल दूंगा जो अभी दिया मैंने। मान लीजिए मकान है, उस मकान के टॉप पॉइंट पी का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। आपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को यहां पे लगा लिया है, ये आपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया जी। अब देखते हैं कि कौन सा है ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं देखता हूं कि सर डंपी लेवल लेके आता हूं, देख लेते हैं डंपी लेवल। अब जैसे ही मैंने डंपी लेवल लगाया तो पॉइंट आपको ये नहीं देखना, पॉइंट आपको टॉप में देखना है। डंपी लेवल की टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रोटेट होता है, ठीक है, तो वो ऊपर नहीं देख पाएगा, तो डंपी लेवल का काम नहीं है। अब इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है थियोडोलाइट, उसको लेके आते हैं, क्योंकि डंपी लेवल केवल दाएं बाएं देख सकता है। अब ऊपर और नीचे एंगल के साथ देखना इसका काम है थियोडोलाइट का। तो थियोडोलाइट से हमने कहा कि पी को देखिए,
थियोडोलाइट ने P को देख लिया। अगर P डायरेक्ट देखा जाए तो ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है कि इस पर स्टाफ लगा के देखें तो अगर जरूरत पड़े तो स्टाफ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, कोई इसेंशियल नहीं है, लेकिन मैं इंक्लूड करके बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन में, ठीक है ना। यहां पर अपने पास कोई एंगल हो जाएगा थीटा, यहां पर जो स्टाफ रीडिंग है जिसको मैं R बोलूंगा, ठीक है ना, और यहां पर बेंचमार्क पर जो रीडिंग है जिसको मैं H बोलूंगा, ठीक है ना। बेंचमार्क वाली स्टाफ रीडिंग को मैंने H बोल दिया, इसको मैंने R बोल दिया। अब कैलकुलेट करना है मेरे को इस V डिस्टेंस को, और V डिस्टेंस को कैलकुलेट यहां तक होगा। अब मुझे ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस पता होगी, ये अपने पास गिवन होगी, या कहने का मतलब अपने को पता होगी, नोन होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा सीधा सा। फॉर्मूला ये कहता है कि V को कैलकुलेट करने के लिए D को और थीटा को यूज करो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर tan थीटा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V डिस्टेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया D tan थीटा। बहुत आसान सी बात है। हाँ भाई, इस केस में यही एक्यूरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने RL एट P कैलकुलेट करना है, तो P के RL के लिए बेंचमार्क है, उसको लाइन ऑफ साइट तक लेके जाओ, लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक, तो प्लस H, फिर इसके बाद में आप क्या कर दो V प्लस V। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हम ऊपर चले जाएंगे प्लस V, नहीं तो माइनस का मतलब फॉल और प्लस का मतलब राइज। और फिर इसमें से V है वो आपको इस पॉइंट पर पहुंचा देगा जिसको मैंने P1 बोला है। आपको कहां आना है, P पर, तो माइनस क्या कर दूंगा मैं, माइनस R कर दूंगा, D हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब यहां पर D कौन है, यहां D है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब यहां पर H कौन है, स्टाफ रीडिंग, कहां पे, एट बेंचमार्क पे। अब यहां पर R कौन है, R भी तो स्टाफ रीडिंग है, लेकिन R स्टाफ रीडिंग कहां का है, ऑब्जेक्ट पर है, ठीक है ना, बिल्कुल। और V क्या हो गया, वर्टिकल हाइट। विदाउट टेकिंग R, अगर P को टारगेट आप डायरेक्ट कर रहे हो तो R को माइनस करने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए मकान है, मकान पे तो आप लगा दोगे स्टाफ, ठीक है। अगर मान लो मैंने कह दिया जियो का टावर है, तो वहां पर क्यों इतना रिस्क लिया जाए, वहां पर सीधा सा रीडिंग लो, R को माइनस भी नहीं करना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। लो जी, V प्लस माइनस बता दो। प्लस का मतलब जहां पर भी लेवलिंग में प्लस आएगा आप कहना कि राइज हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, और जहां पर भी माइनस आएगा तो आप क्या कह दो, फॉल हो रहा है, हो सकता है ऑब्जेक्ट नीचे है। तो प्लस का मतलब प्लस फॉर राइज या अपवर्ड ऑब्जेक्ट, और माइनस फॉर फॉल, आप जैसे भी लेना चाहो। अपवर्ड ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसमें, और डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आने पर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की जरूरत क्यों पड़ी बताओ भाई। क्या आप डंपी लेवल से V हाइट कैलकुलेट कर पाते, क्या आप यहां पर R डंपी लेवल पर रीडिंग पढ़ पाते डंपी लेवल से, नहीं। इसीलिए यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक की जरूरत पड़ी थियोडोलाइट की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट कैलकुलेटेड बाय
ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इन दिस लेवलिंग, इसलिए इसका नाम, इस रिलेशन कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के कारण इनका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पड़ गया। ठीक है, तो लिखें इस बात को। कोई क्या बोल रहे हो? अपवार्ड पॉइंट का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये अपवार्ड, और डाउनवर्ड पॉइंट का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये ध्यान रखो। नहीं, इसमें नहीं होगा, थ्योडलाइट अलग है। अब यहां पर अपने इसके बारे में मैं लिख देता हूं, इन दिस लेवलिंग elevation of object point calculated by trigonometric relations। अब देखेंगे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। इंस्ट्रूमेंट का नाम है थियोडोलाइट। नोट करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भाई, हिंदी में बताना है या आपको प्रैक्टिकली बताना है? सब आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आओ, इस टॉपिक से रिलेटेड कौन क्या आएगा वो चैप्टर खत्म होने के बाद में बताना, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है ये, इंस्ट्रूमेंटल पार्ट, इंस्ट्रूमेंट कराऊंगा तो उसके साथ होगा। डेल्टा नेक्स्ट चलूं आगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का एक सवाल देता हूं आपको, छोटा सा सवाल। अरे सिलेबस बताया तो था, आप ये वाली चीज समझो पहले। एक तो आपके कमेंट पढ़ने के लिए आगे आना पड़ता है, प्रैक्टिकली बताएं। आप ज्यादा ही डिप्रेशन में हो, क्या नाम है? प्रणव शर्मा, ठीक है। देखो भाई, ये अपना थियोडोलाइट। अब हिंदी में बोलें तो ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल से इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आपका दे रखा है स्टाफ रीडिंग एट ऑब्जेक्ट, आपको दिया है 1.200 मीटर। स्टाफ रीडिंग एट बेंचमार्क, यहां पर आपको दे दिया 1.500 मीटर, ठीक है ना। यहां पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है, मान लीजिए 200 मीटर। आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में क्या करना है, फाइंड द आरएल एट टॉप ऑफ building when RL at benchmark, यहीं पे लिख दूं, was
120 लिख देता हूं, चलो दिखाई दे रहा होगा आपको, 120 मीटर। इसको आसानी से यहां पर सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास सीधा सा है v को कैलकुलेट करने का तरीका d tan अल्फा, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट ही बताना है RL एट ऑब्जेक्ट। RL एट ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले बेंचमार्क चाहिए, फिर इसके पास बेंचमार्क की रीडिंग चाहिए, फिर प्लस माइनस v होगा और फिर अपने R माइनस होगा। बेंचमार्क कितना है 120, h कितना है बेंचमार्क पर स्टाफ रीडिंग 1.5, v एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो यहां पर अपने पास प्लस यूज करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आपको प्लस यूज करना है v में। और यहां पर अपने पास d tan अल्फा, d अपने 200, tan अल्फा 10, 30, 200 अपॉन √3 माइनस r है 1.200। आंसर बता दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो छोड़ देना, क्योंकि इतने टाइम में आप 3 से 4 क्वेश्चन लगा सकते हो, लास्ट में करना, ठीक है। टाइमिंग ज्यादा खाएगा ये, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है इसमें, 1.5 से 2 मिनट। कितना आया 235.7 मीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट सवाल है, इसमें डी गिवन होता है। अब कई बार अपने इसमें डी गिवन नहीं होता, तो इसके सेकंड केस, थर्ड केस ऐसे चलता रहता है, जो मेंस की क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को भी अपने लास्ट प्रायोरिटी देनी है। नोट करो और नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। बेंचमार्क 120 दे रखा है। नेक्स्ट आगे की तरफ चल रहा हूं मैं। आर का यूज यहां पर स्टाफ लास्ट में माइनस करना है, आर का यूज, ठीक है, क्योंकि v है ना, वो r को इंक्लूड करते हुए आ रहा है। लास्ट थर्ड लाइन में कि लास्ट में, लास्ट थर्ड लाइन के लास्ट में 200 मीटर, 120 मीटर। नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। हाँ, वही कंसेप्ट होता है सेम टू सेम, थियोडोराइट लेवलिंग है ये। नेक्स्ट आगे की तरफ चलता हूं मैं। आगे नेक्स्ट वाली लेवलिंग कौन सी है? स्टेडिया लेवलिंग। अब स्टेडिया लेवलिंग अपने आप में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है टेक्योमेट्री। हाँ, तो टेक्योमेट्री चैप्टर है अपना, आएगा थियोडोलाइट के बाद में टेक्योमेट्री चैप्टर आएगा, लेकिन उसकी जो थीम है वो पहले बताऊंगा मैं। ये है ना ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ऐसा लिखेंगे। और इसमें थियोडोलाइट में एक एनालिटिक लेंस फिट करते हैं। एनालिटिक लेंस है ना, वो कन्वेक्स टाइप का होता है, उत्तल टाइप का होता है, वो फिट किया जाता है। और उसके फिट करने के बाद में यहां पर एक फॉर्मूला यूज लेते हैं, D बराबर KS प्लस C, इसको भी डराइव करेंगे। तो इसमें एक कांस्टेंट होता है C, बताऊंगा मैं कैसे आएगा F प्लस D वगैरह, ये अपने टेक्योमेट्री में आ जाएगा।
तो यहां पर क्या होगा कि C जो है उसको बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू एनालिटिक लेंस है वो पहले तो होती है 0.3 से 0.6 थियोडोलाइट के लिए। एनालिटिक लेंस इस C की वैल्यू को 0 बना देता है एनालिटिक लेंस, जिससे कि यहां पर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहां पर क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की। अब इससे फायदा क्या मिलता है? इससे फायदा ये मिलता है हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को यहां पर कैलकुलेट करना है, मेजर नहीं करना। इसमें हाँ, तो इसका जो डिटेल है, पूरा डिटेल है, मैं यहां पे न लिखा के इसके चैप्टर में लिखवाऊंगा, ठीक है ना। इसके अंदर मेन मोटिव थोड़ा चीज समझा देता हूं। अब यहां पर जैसे एक फॉर्मूला यूज होता है D बराबर KS प्लस C। अब जो S जो है, S यहां पर स्टेडिया रीडिंग इंटरसेप्ट है। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट पर 3 स्टाफ रीडिंग पढ़ी जाती है। जैसे यहां पर 1.2, यहां पे 1.4, यहां पे 1.6, इंटरवल सेम रहता है इनका, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ी है तो आउटर रीडिंग है उनका डिफरेंस है 1.6 माइनस 1.2, 0.4 मीटर। इसको S बोला जाता है। S का मतलब स्टेडिया रीडिंग इंटरसेप्ट। लिखना नहीं है इस चीज को, ठीक है ना, समझना है, इंटरसेप्ट। अब यहां पर C है वो एडिटिव कांस्टेंट है और K है वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। अब टैक्योमीटर के अंदर एक चीज होता है, K की वैल्यू हमेशा 100 और C की वैल्यू हमेशा 0 रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर बात आई कि यहां पर मान लीजिए ये रीडिंग पड़ी है, हमने इस डिस्टेंस को नापा नहीं है, D डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो आप यहां पर D डिस्टेंस को मेजर न करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? 100 S कितना आया? 0.4, C यहां पर 0। इसका मतलब इन रीडिंग का मतलब ऑब्जेक्ट है ना उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और अगर ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पे है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल अगर प्लेन है तो इन रीडिंग का मतलब टारगेट 40 मीटर दूर है। आया क्या समझ में? 40 मीटर दूर। अब ये चीज बताओ, टैक्योमेट्रिक अभी पढ़ा नहीं रहा, इसकी बेसिक थीम बता रहा हूं, क्योंकि जितना लिखूंगा यहां पर इस लेवलिंग के चैप्टर में वो कम होगा। अपने टैक्योमेट्री एक अलग चैप्टर है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहां पर मैं उसकी थीम बताने जा रहा हूं। पहली बात, इसके अंदर आपने D डिस्टेंस को टेप या चेन से मेजर किया या डायरेक्ट ही कैलकुलेट किया? कैलकुलेट किया ना, बिल्कुल। तो इस लेवलिंग की थीम यही है, स्टेडिया लेवलिंग की, कि इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। आगे अगर ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड होगा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तब अलग फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है ना, उनको डेराइव भी करेंगे अपने। तो वहां पर क्या होगा, थीटा को साथ में शामिल किया जाएगा। लेकिन मेन यहां पर रहता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है, न कि मेजर करना है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से काम चल रहा था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको वर्टिकल डिस्टेंस तो चलो आ जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसमें क्या कहा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को अगर हिली एरिया के अंदर आप नापते हो तो ये एक डेंजर वाला काम है, ठीक है ना। हिली एरिया में काफी ज्यादा डेंजर होता है, स्टीप काफी हो सकता है स्लोप,
तो वहां पर इस डेंजर से बचने के लिए एक ऐसा तरीका बनाया गया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है, हमें कोई खतरा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए कहा गया कि हिली एरिया में सबसे सुटेबल मेथड टेक्योमेट्री है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर नहीं किया जाता, कैलकुलेट किया जाता है। लाइन नंबर 2। तीसरी बात, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है D बराबर K प्लस C, तो K कांस्टेंट हमेशा 100 और C कांस्टेंट हमेशा 0 लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा। एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है, टेक्योमीटर, ठीक है। केवल इतनी 2-3 लाइनें लिखेंगे यहां पर, बाकी चैप्टर के अंदर। पॉइंट 3 से पॉइंट 6। अब इसमें स्टेडिया लेवलिंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेडिया लेवलिंग इज ए modified form of trigonometric leveling. दूसरी लाइन, horizontal and vertical distances are directly calculated without using calculated by relation सीधा ही लिख दूंगा, without using चैन और टेप। इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है टेक्योमीटर, और टेक्योमेट्री मोस्ट सुटेबल फॉर इज द मोस्ट सुटेबल सर्वे फॉर हिली एरियाज। क्या बोल रहे हो? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन बोलते हैं। नहीं, वर्टिकल इंटरसेप्ट पढ़ने के लिए वर्टिकल एंगल नहीं, वर्टिकल एंगल कोई फिक्स नहीं होता, जितना आएगा उतना यूज करना होता है, ठीक है, जो अपना इंस्ट्रूमेंट बताएगा। तो इसकी कुछ लाइनें हैं। अगर मैं कह दूं कांस्टेंट के होता है मल्टीप्लाई कांस्टेंट, वो 100, और C होता है 0। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और C बराबर 0 एडिटिव कांस्टेंट। तो इसमें जितना लिखे उतना ही कम है, तो अपने शॉर्ट में लिखवा देता हूं, क्योंकि चैप्टर आएगा उसमें ये सारी चीजें इसके अलावा भी एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। तो नोट कर लो इतना, तो एक बार इतना नोट कर लो। अगर नोट न भी करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, चैप्टर के अंदर आ जाएगा। इन्हीं बातों को मैं दोबारा भी लिखवाऊंगा। तो स्टेडिया लेवलिंग ठीक है, आगे चलें। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। मोस्ट सुटेबल सर्वे फॉर हिली एरिया, हिली टैरन के लिए। इक्वेशन भी लिखें तो इक्वेशन लिख लो भाई, D बराबर KS प्लस C। और भी इक्वेशन लिखोगे,
और भी कई फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं। डी बराबर के एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा, वी बराबर के एस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। अब लिखने को तो मैं सारी लिख दूं, हाँ करता हूं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया है। अब यहां पर इक्वेशन तो मैं सारी लिख दूं लिखने को इधर, लेकिन आपको मतलब तो समझ में नहीं आएगा ना इन बातों का, कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। और फॉर्मूले और भी होते हैं, ऐसे ही 4 फॉर्मूले हैं टोटल। ठीक है, तो आप नीचे वाली लाइन न लिखें, नीचे वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है यहां पर, इक्वेशन वगैरह इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आ जाएगा इसका प्रॉपर यूज के साथ, तो नोट करें। फिर पॉज हो गया, देखो आपका पॉज हो रहा है क्या दोबारा से? आगे चलें। फिर से पॉज हो गया। अरे क्या, नीचे वाली लाइन मत लिखना, ठीक है? नीचे वाली लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। जो समझ में नहीं आएगा अभी, तो उसको क्यों लिखा जाए? v बराबर के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा, मैंने तो लिख दिया। एक बंदे ने बोला कि इक्वेशन भी लिखवा दो, तो लिखवा दिया, लेकिन अभी इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, नीचे वाली लाइन हटा दो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कितना बताना है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया था। और इसमें कुछ भी न लिखो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसमें से आप एक भी लाइन नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैप्टर में यही लाइन है, दोबारा भी आएगी। ठीक, हाँ, नेक्स्ट अपने पास आता है इसका थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप में अपने होता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, और एक होता है हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, बैरोमेट्रिक लेवलिंग और हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग ये एक इनडायरेक्ट वे है थर्ड और ये काफी ज्यादा फास्ट है। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एयर प्रेशर, जितना ज्यादा बढ़ता जाता है तो इसका मतलब उस जगह का एल्टीट्यूड, उस जगह का एलिवेशन काफी कम है। और अगर जितना कम होता जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब कम होना, एक हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, एलिवेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसमें एक टेक्निक होती है यहां पर देखा जाए तो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तो हम मान लीजिए दिल्ली में है, और एक मान लीजिए हिमाचल में है, पहाड़ी एरिया में। तो हिमाचल और दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
वो ज्यादा रहेगा और हिमाचल की पहाड़ियों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, अब दोनों के अलग अलग बात करें तो एल्टीट्यूड अगर बात करें, एमएसएल के रिस्पेक्ट में बात करो या दिल्ली के रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूं, तो दिल्ली का जो आरएल होगा रिड्यूस लेवल किसी डेटम के रेस्पेक्ट में, वो उससे कहीं ज्यादा हिमाचल वालों का होगा। ठीक है ना, ये चीज आपको। अब इसके अंदर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करना है तो हम बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। लेकिन इसमें हमें अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काम चलेगा नहीं, हमें इसमें एल्टीट्यूड मेजर करना है। इसके लिए बैरोमीटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है एनेरॉइड अल्टीमीटर। ठीक है ना, अल्टीमीटर, उसको यूज करते हैं यहां पर बैरोमेट्रिक लेवलिंग में। ठीक, तो इसके अंदर यहां पर पता होने चाहिए कि बैरोमेट्रिक लेवलिंग किस पर बेस्ड होती है, तो आपको बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बेस्ड होती है। दूसरी चीज यहां पर आपको बताना है किसी जगह का एलिवेशन वर्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रिलेशन होता है, तो आपको बताना है इनवर्सली रिलेशन होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिल्ली का ज्यादा है और हिमाचल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो दोनों का एलिवेशन की बात करें तो दिल्ली का जो एलिवेशन है उससे कहीं ज्यादा एलिवेशन हिमाचल का होगा। तो एलिवेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्सली कह सकते हो आप। ठीक है, अब बात करें यहां पर इंस्ट्रूमेंट बता दिया किस पर बेस्ड है। ठीक है ना, अब ये चीज तीनों डिस्कस हो गए, तीनों चारों। इसमें इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम अल्टीमीटर। ठीक है ना, बिल्कुल। अब हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग होती है ना, चलो हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग से पहले एक अल्टीमीटर को यूज कैसे करते हैं। देखो अल्टीमीटर है ना, वो एयरक्राफ्ट के साथ यूज लेते हैं, एयरक्राफ्ट के साथ। ठीक है ना, जैसे बैरोमेट्रिक लेवलिंग होगी जिसमें मैं यहां पर प्रैक्टिकली अगर बताऊं, ठीक है ना, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, मान लीजिए एयरक्राफ्ट है। ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर अल्टीमीटर लगा है। अब इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट हाइट पर उड़ाएंगे। मान लो कि यहां पर बेंचमार्क है और इससे कांस्टेंट हाइट, बेंचमार्क का आरएल मान लीजिए अपने पास 100 है और हमने 1000 हाइट पर 1000 मीटर हाइट पर इसको उड़ाया है। ठीक है, अब अल्टीमीटर है ना, वो बताएगा कि ये एल्टीट्यूड कितना है। ठीक है ना, हाइट कितनी है। इस पॉइंट पर उसने बताया कि 800 मीटर की हाइट पर उड़ रहे हैं, फ्लाइंग हाइट। जैसे मैं पॉइंट के नाम दे रहा हूं, इसमें उसने बताया कि 500 मीटर की हाइट पर उड़ रहे हैं। इसमें इसने बताया कि 200 मीटर की हाइट पर उड़ रहे हैं। अब यहां पर पता कैसे चलेगा, अब यहां पर बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता करना है, तो बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल लेने से पहले कांस्टेंट लेवल पर आएंगे, फ्लाइंग हाइट पर। ठीक है, ऐसे देख लो आप, इसकी थीम समझ लो। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल 1100 मीटर आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से HI कह दो या कांस्टेंट लेवल कह दो। ठीक है ना, अब 1100 मीटर कांस्टेंट लेवल से 800 मीटर, तो 1100 माइनस 800 मीटर, ये हो जाएगा बी पॉइंट का एलिवेशन। ठीक है, 300 मीटर बी का एलिवेशन हो जाएगा। ऐसे ही सी का एलिवेशन कितना हो जाएगा, हाँ समझोगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर
टाइपिंग में ध्यान रखोगे तो स्क्रीन पे क्या समझा दिया मैंने कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू रहो टाइपिंग करने में, ठीक। और इसमें समझने वाली बात कोई थी नहीं। देखा कि फ्लाइंग हाइट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हाइट में RL प्लस ये चीज पहले से बता चुका हूं सिंपल लेवलिंग में। 1100 कहां से आया, ठीक है। अब अपने बी पॉइंट का RL चाहिए, तो एल्टीट्यूड बी पॉइंट का 800 मीटर है, ठीक है ना। तो 1100 माइनस 800 बी पॉइंट का आ गया। इसी एक कांस्टेंट लेवल है एक तरीके से। 1100 माइनस 500 अगर करूंगा तो यहां पर अपने 600 मीटर क्या आ जाएगा, सी पॉइंट का बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में अपने RL, ठीक है। 1100 किसके रिस्पेक्ट में लिया है, बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में लिया, यहां पर है ना बेंचमार्क, ये वाला, ठीक है ना। लिखूं इस वर्ड को लिख देता हूं, ठीक है ना। हाँ, फिर इसके बाद में डी पॉइंट का RL, तो डी पॉइंट का RL एट टी क्या हो जाएगा, 1100 माइनस 200, ये 900 मीटर पर है। तो इसमें क्या हुआ, हाँ, अब इसमें क्या होता है, पहली बात है टाइम जो है काफी कम लगता है, ठीक है ना, काफी कम लगता है। आपने दिल्ली तक का, हिमाचल तक का सर्वे कर सकते हो इसमें, दिल्ली से हिमाचल तक का, ठीक है ना। हो सकता है एक ही दिन में कंप्लीट कर दो, ठीक। तो काफी कम टाइम है। एरर की बात करें तो एरर इसमें 3 से 5 फीट की एरर रहती है। अब 3 से 5 फीट मीटर में अगर देखें तो कुछ भी एरर नहीं है अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से दिल्ली से हिमाचल का एक दिन में अगर सर्वे हो तो इस स्पीड से अगर देखा जाए तो इसमें आपकी ये जो एरर है वो काफी कम है, ठीक है ना। अब बात करें यहां पर एयरक्राफ्ट के साथ, यहां पर अल्टीमीटर यूज होता है। तो अल्टीमीटर ऐसे नहीं कि किसी ट्राइपोड पे लगा के यूज करें, ठीक है ना। अल्टीमीटर एयरक्राफ्ट के साथ यूज होता है। जितने भी अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे वो पैसेंजर वाला हो चाहे अपने एयरफोर्स का हो, सब में एल्टीट्यूड बताने के लिए एक होता है अल्टीमीटर, ठीक है ना, वो यूज करते हैं। हाँ, अगर ड्रोन से कर लो जाए, अगर ड्रोन पे पता लग जाए हमें अल्टीमीटर का क्या है, हाँ, एलिवेशन को माइनस, देखो यहां पर क्या किया है, एलिवेशन को माइनस नहीं किया, हमें एल्टीट्यूड को माइनस किया है। तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग किस पर बेस्ड होती है ये ध्यान करो। बैरोमेट्रिक लेवलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उस पे बेस्ड होती है, उसी से एल्टीट्यूड पता लगता है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम बैरोमेट्रिक लेवलिंग में हमने क्या देखा, पहली बात बैरोमेट्रिक लेवलिंग बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ प्लेस। दूसरी बात एवरेज, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना चेंज होता रहता है, कोई जैसे स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, उससे चेंज हो जाता है, ठीक है। और बर्फबारी, बरसात है, मौसम खराब हो गया, इससे भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हवा तेज चल रही है, आंधी तूफान, उसमें चेंज हो जाता है। तो ये चीज यहां पर एवरेज काउंट कर जाती है, ठीक है ना। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का नाम है एनेरोइड, एंड्रॉइड नहीं है ये, एनेरोइड अल्टीमीटर। एग्जाम में बस इतना सा वर्ड आएगा आपके, ठीक है। अब इसमें एलिवेशन और यहां पे एलिवेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है वो अगर देखें तो एलिवेशन अगर ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। ये एक रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बिल्कुल। एरर की बात करें,
एरर मैक्सिमम 3 फीट टू 5 फीट रहती है। फिगर विगर नहीं बनाना था, बस समझना था कि हमें कैसे काम करता है ये अल्टीमीटर की जो एल्टीट्यूड है उसको कैसे यूज करते हैं, बस वो समझना था। अगर डायग्राम बनाओगे तो इसका क्या बनाना है, डायग्राम का क्या बनाओगे, इस डायग्राम का ऐसी प्रैक्टिकल बता दिया आपको। मेन बात यहां पर है, ठीक है, बिल्कुल। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्सेस एलिवेशन, इसके बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ध्यान रखना है। यहां पर मैं एलिवेशन कह रहा हूं जो ऐसे बढ़ रहा है, और इधर मैं कह रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इधर जा रहा है। अगर दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो क्या होता है, जस्ट हाइट पर इस तरीके का ग्राफ होता है। यहां पर हाइट पर एलिवेशन ज्यादा होता है ना, वहां पर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धीरे धीरे चेंज होता है। अब यहां पर बहुत तेजी से चेंज हो जाता है। ऐसे, ठीक है ना। अगर ग्राउंड लेवल से नीचे भी जाएंगे, ठीक है ना, मान लो एक गहरे कुएं में जा रहे हैं तो यहां पर एल्टीट्यूड आपका डाउनवर्ड गया, मतलब एलिवेशन कम हो गया, तो आप एलिवेशन कम हो गया तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो एक ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो अब इसमें ग्राफ में कुछ पॉइंट मैं नोट कर रहा हूं। पहला पॉइंट मैं 1 नंबर दूंगा, दूसरा पॉइंट मैं 2 नंबर पॉइंट दूंगा, और तीसरा मैं 3 नंबर पॉइंट दूंगा। अगर आप 1 से 2 के बीच में अगर कैलकुलेशन चेक करते हो, इन दोनों के बीच में 1 से 2, तो आप 1 से 2 के बीच में यहां पर इतना जो चेंज हुआ है, ये जो चेंज किसमें चेंज हुआ है, इतना जो चेंज है वो किसमें हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हुआ ना, बिल्कुल, एयर प्रेशर, बिल्कुल। तो अगर एल्टीट्यूड इतना डाउन आए, एल्टीट्यूड हम हाइट से इतना बहुत ज्यादा डाउन आए, तो स्टार्टिंग के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो थोड़ा सा चेंज होता है, स्लोवली चेंज होता है। लेकिन बात करें 2 और 3 पॉइंट के बीच में, 2 और 3 पॉइंट के बीच में जो यहां पर आपका जो चेंज हुआ है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा चेंज हुआ है। लेकिन 2 से 3 पॉइंट, ये 1 से 2 चल रहा है और ये आ रहा है 2 से 3, तो 2 से 3 में आपका एलिवेशन तो कम चेंज हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा चेंज हुआ है। और 1 से 2 पॉइंट के बीच में आपका एलिवेशन ज्यादा चेंज हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। इसका कारण है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ चेंज होने का जो तरीका है, पहले हाई एल्टीट्यूड पर कम चेंज होता है, स्लोवली चेंज होता है, और आगे चल के स्टीपली चेंज होता है। इस वर्ड को ध्यान रखना। तो यहां पर आपका क्या है, स्लोवली चेंज है, इसमें एटीएम प्रेशर, जबकि यहां पर जो चेंज है ना वो काफी ज्यादा स्टीपली चेंज है, स्टीपली चेंज। अब ये क्वेश्चन एक एई एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव नहीं होता। ऊपर जाने के बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक 0 हो सकता है एक तरीके से, ठीक है ना।
अर्थ ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता। बिल्कुल। अब बात करते हैं यहां पर कैसे क्वेश्चन आएगा। ये आपका डायग्राम है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन दो तरीके से आता है थ्योरी का क्वेश्चन। अगर किसी जगह का एल्टीट्यूड मतलब किसी जगह पर एलिवेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज होगा। तो पहला आंसर है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, लेकिन दूसरा आंसर है कैसे कम होगा। तो कैसे कम होगा, पहले स्लोवली कम होगा, ठीक है ना, ऊपर जा रहे हैं, और फिर पहले स्टीपली कम होगा और फिर स्लोवली कम होगा, ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहे हैं। तो पहले क्या होगा, स्टीपली कम होगा, फिर स्लोवली कम होगा। तो ये इसका आंसर एक क्वेश्चन में पूछा गया था। बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा। ये अगर नोट कर लिया है तो क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। ग्राफ आइए, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें मैं इसको थ्योरी को लिखाने के लिए एक क्वेश्चन यूज करूंगा। थ्योरी भी आ जाएगी, क्वेश्चन भी आ जाएगा। इसके मैं दो ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन मतलब दो तरीके से दूंगा। एक बार तो मैंने डायरेक्टली सीधा लिखा है और एक बार थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेंज कर दूं। ये ऑप्शन था। अगर पहला ऑप्शन आ जाए ना तो ये काफी आसान क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इसी के साथ अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन किसी आई एग्जाम में आया हुआ है। तो दो तरीके के ऑप्शन दिए मैंने। पहले का आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो क्योंकि एलिवेशन और दूसरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनवर्सली होता है। तो पहले का आप डायरेक्टली लगा सकते हो कि एलिवेशन है वो कम हो रहा है, तो आपको सीधा सा लगाना है आंसर पहले का क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन दूसरे की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड, उसमें आपको यहां पर ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, वो ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं
तो इसका मतलब पहले स्लोवली और बाद में स्टीपली, ठीक है ना। पहले स्टॉप और बाद में स्टीपली। सही लिखा मैंने? ग्राफ में देखो, ग्राफ में नीचे आ रहे हैं, तो पहले तो स्लोवली चेंज होगा और बाद में चेंज क्या होगा, नीचे आ रहे हैं तो बढ़ेगा ना। पहले स्लोवली बढ़ेगा और फिर स्टीपली बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब एलिवेशन आपका ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है कंटिन्यूस, तो आप क्या कहोगे? बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे? पहले स्टीपली कम होगा और फिर कम कैसे होगा? स्लोवली कम होगा, ठीक है ना। इसका उल्टा 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पोज हो गया। तो इसका आंसर मैं कह रहा हूं कौन सा होगा? ये होगा क्या या डी होगा? जल्दी बताओ, बी होगा या डी होगा? क्या होगा? ए पक्का? दूसरे का आंसर जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एलिवेशन कम हो रहा है, एलिवेशन कम हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले स्लोवली बढ़ेगा, बाद में स्टीपली बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। डी कैसे होगा? पहले स्लोवली इंक्रीज करेगा, फिर अपने इंक्रीज करेगा, क्योंकि एलिवेशन क्या जा रहा है? एलिवेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो कैसे होगा? पहले स्लो फिर स्टीप। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 ही ऑप्शन दिया आपको, बी होगा या डी होगा। आपने कहा कि डी होगा, कि सर के 2 में से छांट लेते हैं। ए वालों ने भी डी बता दिया होगा शायद, है ना। हाँ, नेक्स्ट। चलो ये अपने ग्राफ से रिलेटेड है। सिंपल क्वेश्चन तो आप सीधा टिक कर सकते हो, ग्राफ वाला क्वेश्चन में 2 ही हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब नोट करना है, नोट कर लीजिए। नोट करो, हो गया? आगे तो ये वाले ऑप्शन क्या थे? एक ए एग्जाम में देखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये ग्राफ साथ में बताया। अब हिप्सोमेट्री की बात करते हैं। हिप्सोमेट्रिक में ये माना गया, अगर किसी जगह पर कोई बॉईल किया जाता है, वाटर को अगर पानी को बॉईल करेंगे, तो अगर नॉर्मल बात माने तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर हम नॉर्मल कह देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में आता है, ठीक है ना, ये मानते हैं। अब यहां पर वाटर का जो वेपर उड़ेगा बॉईल होने के बाद में, तो वेपर का प्रेशर उस जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल माना जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है ना। इसमें तो हिप्सोमेट्रिक लेवल में बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर बेस्ड होता है। ये बॉइलिंग किया जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बेस पर यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, उसके बेसिस पर एलिवेशन देखेंगे। तो किस जगह पर अगर देखें, अगर बात करें यहां पर मैं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अगर बात करता हूं कि एक कुकर एग्जांपल है। अगर वो कुकर की बात करें तो कुकर, प्रेशर कुकर, वो बनाया गया था पहाड़ी एरिया में, बॉइलिंग पॉइंट देरी से मिलता था, इसीलिए वो प्रेशर कुकर बनाया गया था ताकि वहां पर अपने बॉइल कोई भी चीज आसानी से हो जाए, ठीक है ना, पकने में टाइम
कम लगे। वही चीज अगर हमारे जगह पर यूज करते हैं, अपने इस इलाके में दिल्ली एरिया में यूज करेंगे, तो वही अपने उससे भी कम टाइम में बॉयल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये वही प्रिंसिपल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ही है, सेम टू सेम, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में आ जाए। कहने का मतलब थोड़ा सा अलग हो गया, यहां पर एल्टीट्यूड वो एयरक्राफ्ट यूज नहीं करना होता। ठीक है ना। तो यहां पर मैं सीधा से लिखूंगा, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन प्लेस। इसमें भी अगर देखें तो मैक्सिमम एरर है वो रहेगा 3 फीट टू 5 फीट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, पोज हो रहा है? अच्छा रिपीट करूं? रिपीट करता हूं। देखो यहां पर क्या होगा, ये एक प्रिंसिपल होता है इसके अंदर कि अगर किसी जगह पर पानी को बॉईल करेंगे तो वहां पर जो बॉईल वेपर का जो प्रेशर होगा, वेपोरेट होगा, तो इवेपोरेशन के दौरान वेपर का जो प्रेशर होगा वो ही बताएगा कि वहां का एयर प्रेशर के बराबर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिसाइड करेगा कि वहां पर बॉइलिंग हो रहा है। तो देखो दो जगह पर बॉइलिंग, अगर बात करें पहाड़ी एरिया में तो वहां पर कोई भी चीज बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगता है, और अगर वही अगर एलिवेशन कम है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में आपके क्या होता है, बहुत कम टाइम लगेगा, और वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा ऊपर के एरिया में। ठीक है। बात करें यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या कुछ इंटर रिलेशन है? क्या है? बिल्कुल रिलेशन है। मान लीजिए एक साइकिल का पंप है, उसमें हम हवा भर रहे हैं। ठीक है ना। साइकिल का पंप है, उससे हम हवा भर रहे हैं किसी साइकिल में। तो जैसे ही वो पंप करता है तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर वाला जो एयर प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जहां पर इंक्रीज होगा वहां पर हीट जनरेट हो जाती है, तो उस पंप के निचले लोअर पार्ट में वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो उस गर्म के दो कारण हो सकते हैं, एक तो फ्रिक्शन, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। बिल्कुल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां पर हीट जनरेट होने में ज्यादा टाइम लगता है, सॉरी कम टाइम लगता है, उल्टा। ठीक है ना। और बात करें जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है पहाड़ी एरिया में, तो वहां पर हीट जनरेट होने में टाइम लगता है। इसी कारण पहाड़ी एरिया में बर्फ है वो 12 महीने तक जमी रहती है और धीरे धीरे पिघलती है, और हमें 12 महीने तक पानी मिलता है। इसी का ही कारण है। ठीक है ना। बिल्कुल। ठीक है, आगे चले। हाँ, इसका आप लिख सकते हो। बिल्कुल, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन व्योशन नहीं बनता, बस एक टाइप है। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है। हाँ, नोट करना है तो एक दो लाइन नोट कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो इसका क्वेश्चन भी होता है, इसका न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं करना अपने को। नेक्स्ट, तो ये अपने लेवलिंग के टाइप हुए। लेवलिंग दो टाइप की होती है, डायरेक्ट लेवलिंग और इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग वो होती है जिसमें जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस हम क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्टली मेजर करते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, जैसे स्टाफ से मेजर कर रहे हैं। ठीक। और यहीं पर अगर इनडायरेक्ट लेवलिंग होती है, उसमें स्टाफ के अलावा हम कुछ अलग मेथड लगाते हैं। जैसे हमने V बराबर D10 अल्फा लगाया, इसके अलावा एल्टीट्यूड से हमने एल्टीट्यूड मेजर किया, हमने कहां से, अल्टीमीटर से। ठीक है ना। स्टाफ के अलावा भी काम है ये, तो वहां पे तो स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में बॉइलिंग पॉइंट वगैरह काम में लिया। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है ना। वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट वे में लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर आता है, नेक्स्ट
नेक्स्ट यहां पर आता है कर्वेचर वाला जो इफेक्ट है ना, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इफेक्ट। अब ये नेचुरल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको स्टार लगाऊंगा। तो पहले कर्वेचर इफेक्ट को समझ लेते हैं। थोड़ा नीचे लिखे लो साहब, ठीक है। कर्वेचर इफेक्ट को समझते हैं हम। कर्वेचर इफेक्ट में क्या होता है, हम जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल मानते हैं, लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल मानते हैं एक तरीके से, लेकिन वास्तव में क्या होता है, लाइन ऑफ साइट तो हॉरिजॉन्टल है, चलो ठीक है, लेकिन जब लेवलिंग करते हैं तो लेवल सरफेस आपके कर्व है, ठीक है ना, ये लेवल सरफेस है। तो लेवलिंग में हम लेवल सरफेस काम में लेंगे तो अच्छी लेवलिंग होगी, और हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर काम में लेंगे तो हमारी लेवलिंग है वो एक तरीके से इन दोनों पॉइंट के बीच में सही है। कहने का मतलब कम दूरी के लिए, बहुत कम डिस्टेंस के लिए लेवल सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस इक्वल काम करते हैं, मतलब प्लेन लेवलिंग करते हैं। तो और प्लेन लेवलिंग कहां तक वैलिड है वो आपको पता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एरर है ना वो भी बढ़ता जाता है, एरर। तो इन एरर को E1, E2, E3 और E4 बोल रहा हूं। अब ये एरर क्या है, एरर देखो क्या है। अगर हम स्टाफ रीडिंग पढ़ेंगे तो ये हमारे पास स्टाफ है, और हमें जो रीडिंग है वो कहां मिलनी चाहिए, हमें रीडिंग यहां की रीडिंग मिल रही है, लेकिन हमें रीडिंग चाहिए किसकी, लेवल सरफेस की। ये लेवल सरफेस कह देता हूं और ये वाला मैं ग्राउंड लेवल कह देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मान लीजिए मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया है, तो हमें जो रीडिंग है वो कहां तक मिलनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल तक की मिलनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। बताऊंगा यहां पर रिलेशन कैलकुलेट करूंगा मैं आपको, सॉरी। अब मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं आपको कि यहां पर रीडिंग आपको मिलता है R', यहां से लेकर यहां तक, और आपको रीडिंग चाहिए R। तो R' आपका ज्यादा रीडिंग है हॉरिजॉन्टल लाइन का, और R आपका सही रीडिंग है लेवल सरफेस का, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, R' है वो ज्यादा होगा R से। तो यहां पर आपके R' क्या है, R' आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रीडिंग, स्टाफ रीडिंग एट हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो आप, ठीक है ना। और R क्या है, स्टाफ रीडिंग एट लेवल लाइन या लेवल सरफेस। हमें रीडिंग चाहिए R, स्मॉल r। तो हमारे पास ये अगर मिल गया तो आप ये बताओ कि एरर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव एरर हो गया ना। तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन होगा ऑलवेज नेगेटिव। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। तो स्टाफ रीडिंग इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा कर्वेचर इफेक्ट के कारण, आप ये बताना है। स्टाफ रीडिंग इंक्रीजेस, स्टाफ रीडिंग increases due to curvature effect। इसलिए इसका जो करेक्शन है वो हमेशा क्या रखते हैं,
करेक्शन क्या रखेंगे, हाँ स्टाफ रीडिंग क्या होगा, कर्वेचर इफेक्ट के कारण बढ़ जाती है, ठीक है ना। स्टाफ रीडिंग आर डैश मिलता है हमें, लेकिन हमें स्मॉल आर चाहिए, तो हमें स्टाफ रीडिंग ज्यादा मिल गया तो पॉजिटिव एरर, इसलिए इसका करेक्शन हमेशा क्या रखते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसलिए इसका करेक्शन यहां पे लिख देता हूं मैं, इसलिए इसका करेक्शन हमेशा नेगेटिव रहता है, यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका स्टार लगा दिया, करेक्ट रीडिंग जो स्टाफ की रीडिंग से कम होगी, बिल्कुल, इसलिए नेगेटिव करेक्शन होगा। क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब इसको डेराइव करते हैं। एक चीज तो आपको पता लग गया कि स्टाफ रीडिंग को आपको क्या नेगेटिव करेक्शन देना पड़ेगा, कितना होगा स्टाफ रीडिंग में नेगेटिव करेक्शन, उसको कैलकुलेट करते हैं। ये एक बार नोट करना है तो नोट कर लो, केवल 2 लाइनें, ठीक है ना। हाँ अभी 1/7 नहीं है। अब इसके लिए मैं यहां पे डेराइव करता हूं। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, यहां पर आपका लेवल सरफेस हो गया, और आपने काम किया इधर से प्लम्बिंग करवाई, और प्लम्ब लाइन कहां पे जाके मिलेगा, सेंटर ऑफ अर्थ। यहां पर आपने स्टाफ रखा जी, यहां पर आपने स्टाफ रखा। अब स्टाफ आपको तिरछा यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इंक्लाइंड दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे स्टाफ दिखाई दे रहा है ना इंक्लाइंड, क्योंकि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हो, फील्ड में पता नहीं होता स्टाफ तिरछा है, लेकिन इतना तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, किसी के प्लम्ब लाइन के अलोंग ही तो होता है वर्टिकल, तभी तो ये वर्टिकल है, ये ध्यान रखो, सही है ना, बिल्कुल। अब इधर अपने d डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस d है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ अर्थ बोल देता हूं। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो गैप है, ये लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो गैप है, उसी को तो मैं करेक्शन की वैल्यू कह रहा हूं, तो करेक्शन की वैल्यू कह दूंगा मैं cc, ठीक है। अब इसमें एक काम करता हूं मैं, पाइथागोरस रूल लगाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे पाइथागोरस रूल लगा दूंगा, तो ये होगा फ्रॉम डायग्राम, नाम लेता हूं ए बी सी, या ओ कह देता हूं, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ, तो यहां पर मैं कहूंगा जो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस सीसी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब मैं एक काम कर दूं, इसको डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस सीसी का स्क्वायर प्लस 2r cc, ठीक है। R कैंसिल हो गया, बचा क्या, डी स्क्वायर इक्वल टू cc स्क्वायर प्लस 2r cc। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर cc की। cc है ना, वो काफी कम है, तो cc स्क्वायर शुड बी नेग्लिजिबल। इसका कारण क्या है, cc स्क्वायर शुड बी नेग्लिजिबल। इसका कारण यह है, मान लो कि कम वैल्यू है, कम वैल्यू का मतलब 0.1 है, अगर इसका 0.1 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो और भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई वैल्यू पहले से ही कम है तो उसका स्क्वायर है और भी कम, इसलिए इसको क्या कर दो, इसको नेग्लेक्ट करके चलो, नेग्लिजिबल, ठीक है ना, इसको नेग्लेक्ट करके चलो। अब बात आ गई यहां पर, तो बचा क्या, बचा डी स्क्वायर और 2r cc, उसको तो नेग्लेक्ट ही कर दिया। हमें cc करेक्शन की वैल्यू चाहिए,
जो कि हमें मिला है d²/2r। ठीक है, अब d है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, r है रेडियस ऑफ अर्थ। cc तो रहेगा ना, अरे कैलकुलेशन में cc तो है ना, ये cc है, ठीक है, cc² नेग्लेक्ट हुआ है। अब इसका अपने फुली फॉर्मूला अगर देखें तो फुली फॉर्मूला यहां पर हम करेक्शन का नेचर है वो साथ में लिखेंगे, d²/2r, d²/2r। लिखने का तरीका ये होगा, क्योंकि करेक्शन को की वैल्यू है ये, करेक्शन की वैल्यू, उस वैल्यू को प्लस करना है माइनस करना है वो प्री डिसाइड कर चुके हैं पहले से, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना, फॉर्मूले में माइनस नहीं आया, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इसका करना क्या है। सही है। अब इसमें एक काम करता हूं, यहां पर मैं रेडियस ऑफ अर्थ है उसको रख देता हूं। ठीक है ना, अब ये होता है किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में, आंसर किलोमीटर में आ रहा है। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6370 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं d²/2r। रेडियस ऑफ अर्थ है 6370 किलोमीटर, आंसर आ गया किलोमीटर में। अगर इसको मैं 10⁻³ कर दूं तो ये आंसर किस में बन जाएगा, मीटर में। इसको अगर 10⁻³ कर दूं तो आंसर मीटर में बन जाएगा। d²/2 इंटू 6370 इंटू 10⁻³ इन मीटर। इसको कैलकुलेट करो तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा 0.0785 d²। ये फॉर्मूला बनेगा, आंसर आएगा मीटर में, लेकिन d है अभी तक अनटच है, बट d इन किलोमीटर, ध्यान रखना, बट d इन किलोमीटर। मैंने आंसर को चेंज किया है, d को चेंज नहीं किया, इस चीज का ध्यान रखना। कितना आया, वाह रटा रटाए कह दिया क्या, 0.0785 आएगा। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हो गए एक तरीके से। इसको मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, और माइनस cc माइनस 0.0785 d²। अब देखो यहां पर करेक्शन क्या होता है, ये जो करेक्शन क्या करेंगे, माइनस करें। कहने का मतलब एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग या ट्रू स्टाफ रीडिंग कह दो, वो क्या होगी, रिकॉर्डेड रीडिंग माइनस सीसी, ये होगा। सीसी को हम क्या कर देंगे, माइनस। अब यहां पर वो डबल टेक्निक मत लगाना कि सर माइनस फिर माइनस प्लस कर दो, ऐसी डबल टेक्निक मत लगा लेना, ठीक है ना। माइनस करेक्शन, इसको दोबारा लिखोगे, यहां पे लिख देता हूं, रिकॉर्डेड कह दो या ट्रू कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है ना। मैं अगर ट्रू कह दूं, सॉरी एक्चुअल कह दो या ट्रू स्टाफ रीडिंग, ट्रू स्टाफ रीडिंग, ये होगा रिकॉर्डेड रीडिंग स्टाफ की, उसमें से माइनस करना है कर्वेचर करेक्शन। नोट कर लो, नोट कर लो सर। जब आपसे, ठीक है बिल्कुल। अब जल्दी से यहां पर स्क्रीनशॉट लें। इसके बारे में जो न्यूमेरिकल है वो कल करवाऊंगा, रिफ्रैक्शन है वो कल होगा।
स्क्रीनशॉट स्टार्ट करें। नेगेटिव वाला बता दो एक बार। बिल्कुल बता देंगे। कॉपी पेस्ट कर रखा है आपने क्या? नेगेटिव वाला बता दो एक बार। नेगेटिव वाला क्या है कि स्टाफ रीडिंग ज्यादा मिलता है। ये स्टाफ रीडिंग आपको ज्यादा मिल रहा है। ये देखो, ये वाला स्टाफ रीडिंग इतना मिल रहा है। आपको कहां तक चाहिए? लेवल लाइन तक या लेवल सरफेस तक चाहिए। इसलिए आप इसको एरर के बराबर हम करेक्शन कर देते हैं, इसीलिए नेगेटिव है। स्टाफ रीडिंग ज्यादा मिल रहा है और हमें क्या चाहिए? उस एरर को, ज्यादा के कारण पॉजिटिव एरर है, उसके वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल आ रहा ना समझ में? हाँ, सीसी स्क्वायर को नेगेटिव क्यों किया? नेग्लेक्ट क्यों किया? नेग्लिजिबल क्यों किया? क्योंकि ये काफी कम होती है वैल्यू, इसीलिए इसके स्क्वायर की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में ऐसा करना होता है, कई चीजों को नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल करने से इसमें इफेक्ट है बहुत ही मामूली सा पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लो, स्टार्ट करो। जहां से स्टार्ट है वहीं पे आज इस टॉपिक पे एंड हुए हैं। नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, डी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है किलोमीटर में। स्क्रीनशॉट फर्स्ट। 3, 2, 1। आपका पेपर भी पेंडिंग है भाई, पेपर लेना था, टेस्ट लेना था। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। 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 हाँ नंबर दे देता हूं। एडजस्ट करना है, लो जी। नेक्स्ट। 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 ठीक है, इसका न्यूमेरिकल है वो मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं, थोड़ा सा पढ़ के आना। ठीक सर।